खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी और खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। चलिए एक एक करके जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए इन जो है एक एक करके उन शेयरों को, और देखते हैं यहाँ पर क्या सलाह जो है निकल करके आ रही है। चलिए जेम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, और इसका हम जितने ज़्यादा लोगों से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत क्वेरीज हैं वोडा को लेकर के। और ये कहा गया कि 6,823 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा यहाँ पर हो सकता है। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, मेंशन किया गया है। और इस तिमाही में लास्ट क्वार्टर में पिछले साल जो है 7,176 करोड़ का घाटा रहा। तो क्वार्टर घाटा जो है वो घटता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जून 2025 तिमाही में घाटा 6608 करोड़ रुपए रहा था। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और साल दर साल के हिसाब से घाटा घट सकता है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो इसके अलावा भी एक खबर है, इस खबर को हम सभी जो हमारे एक्सपर्ट आज सुबह से जुड़ रहे हैं सबसे डिस्कस कर रहे हैं। और अभी अंबाला जी जुड़ेंगे, उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि इतने सवाल हैं। तो हम चाह रहे हैं हर तरह के व्यूज़ आप ले लें, उसके बाद निर्णय लें। TRAI से स्पेक्ट्रम सरेंडर के नियमों में बदलाव की मांग का अधिकार मिले, ये कहा गया है वोडाफोन आइडिया से की तरफ से। 2022 से पहले नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम को भी सरेंडर करने का अधिकार मिले। स्पेक्ट्रम छोड़ने पर पहले से भुगतान किए गए पैसे वापस मिलने चाहिए, ये कहा गया है एयरटेल की तरफ से। तो पूरे टेलीकॉम को लेकर के अब जो है बहुत सारी बातें और सरकार से डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी सर वोडाफोन आइडिया को लेकर के एक बार फिर से इस सेगमेंट में क्या करना चाहिए? काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी सवाल हमारे पास लगातार बने हुए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है वोडाफोन थोड़ा सा जब भी न्यूज का इम्पैक्ट होता है और जिस तरीके की न्यूज चल रही है उसको देख करके थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर बनती है, लेकिन अपसाइड पे जो एक रेजिस्टेंस है ₹10.5 का, वहां तक हिट कर सकता है वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली। लेकिन वापस से कंसोलिडेट करके वापस एवरेज प्राइस सेटलमेंट जो है वो ₹7-8 के आसपास ही आता है। तो वही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जब तक न्यूज है तब तक थोड़ा सा बाइंग बायसनेस बनी रहेगी, लेकिन सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अभी नई खरीदारी की बिल्कुल कोई सलाह नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल अभी नई खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आइए। एक दो कंपनी फटाफट डिस्कस कर ली जाए रवि सर के साथ। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और ताकि जो है समय के रहते अंदर जो है हम डिस्कस कर सकें। HAL पे है, GE एरोस्पेस के साथ जो है कंपनी ने बड़ा समझौता यहाँ पर किया है। HAL पे खबर निकल करके आई है, और आपको बता दें 113F404 GE-IN-20 जेट इंजन की सप्लाई के लिए ये जो है टाई अप जो है वो किया गया है GE के साथ। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है MK-1A प्रोजेक्ट के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये समझौता होगा। 97 LCA MK-1A विमानों के सपोर्ट पैकेज इंजन सप्लाई के लिए ये समझौता किया गया। हालांकि इसकी जो डिलीवरी है वो 2027 से लेकर 2032 के बीच में होती हुई दिखाई देगी। HAL पे सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और दो खबरें हैं, एक तो आज जो समीक्षा बैठक है रक्षा मंत्री की, प्लस यहाँ पर इन्होंने एक टाई अप भी किया है, डिफेंस में आज अच्छी रिकवरी भी है। आपकी टिप्पणी HAL को लेकर के, करंट लेवल पे जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जिनके पास है उनके लिए भी, क्या सलाह रहेगी? देखिए, फिलहाल तो मुझे HAL यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार को अगर HAL देखें तो 49-50 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर लोगों को एक्यूमुलेट करना चाहिए और थोड़ा लंबा विजन रखना चाहिए, खासतौर से टिल द मिड ऑफ द फरवरी, जिससे कि आपको सीधे सीधे इसका फायदा मिल सके। चलिए ठीक, ये बात हो गई HAL को लेकर के। HAL के बाद अगली कंपनी जिस पर की टिप्पणी आई है उसको भी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वो है स्विगी। बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की मंजूरी दी है, और ये जो रकम कंपनी जुटाने की योजना बना रही है ये QIP के जरिए जुटाएगी 10,000 करोड़ रुपए। और जब भी QIP का जिक्र आता है शेयरों में दबाव जो है वो देखने को मिल जाता है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने ये जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कितने डिस्काउंट पे ये QIP जो है कंपनी लेकर के आती है। हालांकि आज 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 333, 93, 394 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी स्विगी को लेकर के? स्विगी पे सर आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं?
अब देखिए फिलहाल क्यूआईपी लेकर आ रही है और ये सारी चीजों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो प्राइसेस में डिस्काउंट हो सकता है, और यहाँ से स्विगी फिलहाल अभी अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उनको यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। अगर क्यूआईपी में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी चॉइस अलग हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर दूरी बनानी चाहिए। चलिए एक काउंटर और फटाफट डिस्कस कर लें, या फिर शायद समय हो गया, दो दो हो गए, तो रवि सर को थैंक यू कर देते हैं। रवि सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? एक सेकंड। देखिए इस समय जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी का जो है थोड़ी देर में हमारे साथ अब अंबाला जी भी जुड़ रही हैं, उनको भी शामिल करते हैं इस बातचीत में। लेकिन उससे पहले ज़रा जो है फटाफट जो है कुछ एक काउंटर्स पे जो है और भी नज़र डाल लेते हैं। एचबीएल इंजीनियरिंग मतलब इसकी तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और सुबह से ही जो धुआंधार रैली जो है वो बनी हुई है, वो अभी भी कायम यहाँ पर दिखाई दे रही है। 12.25% अभी भी ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ 1094 1095 के आसपास। अभी हम बालाजी से पूछते हैं कि आखिर में क्या करना चाहिए एचबीएल इंजीनियरिंग में जो है इस लेवल के आसपास। चलिए इस बीच जो है यहाँ पर अगर हम देखें एक और कंपनी जिसपे कि आज सुबह से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कंपनी यूनो मिंडा भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। और यूनो मिंडा की अगर हम बात करें तो ये जो है शेयर चल रहा है 7.5 नए उच्चतम स्तर बनते हुए अब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर यूनो मिंडा में। क्या यहाँ पे बीटीएसटी की कोई संभावनाएं बन रही हैं, ये पूछेंगे अभी हम बालाजी से। और 1350 के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 7.5% से ज़्यादा जो है कि मजबूती जो है इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। शानदार धुआंधार रफ्तार जो है वो देखने को मिल रही है इस बीच जो है। चलिए फाइनली अंबाला जी जुड़ गई हैं। अंबाला जी बहुत बहुत स्वागत आपका, और थैंक यू जी। धन्यवाद मैम कैसे आपका। हैं आप? हम बहुत अच्छे मैम, बस आपका इंतज़ार कर रहे थे और बाज़ार पे निगाहें रख रहे थे। तो हमारा मैम आपसे बाज़ार पे व्यू लेंगे आखिर में, लेकिन उससे पहले चूँकि हम अब अपना खबरों का खेल हमारा सेगमेंट चल रहा है, उस पे जो है आपके एक एक करके ज़रा बातचीत हम करना चाहेंगे। ज़रा मैम सबसे पहले तो बात करेंगे वोडाफोन को लेकर के। 2-3 खबरें यहाँ पर आई हैं। एक तो जेएमएफ की रिपोर्ट आई है, वो कह रही है घाटा घट सकता है। आज रिजल्ट हैं, और रिजल्ट के चलते जो है काफ़ी लोगों के सवाल हैं, काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशन है, और जिस तरीके से ये मोमेंटम दिखाता है तो लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आपकी टिप्पणी क्या कह रही है? लोग जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट करी घाटा घट सकता है, आप क्या सलाह देंगे अभी बोर्ड आइडिया में रिजल्ट से पहले क्या करना चाहिए? देखिए रिजल्ट से पहले तुरंत मत आओ अगर आप इम्पेशंस या फिर आप वोलेटिलिटी को अवॉइड करने वाले पर्सन हैं तो। लेकिन घाटा घटना उस कंडीशन में जबकि एक कंपनी को एक ऑलरेडी एक लिटिगेशन का केस चल ही रहा है गवर्नमेंट केस को लेकर के, जिसमें कि कंपनी को एक रियायत मिल सकती है। तो ये सारी जो चीजें है ना, एक अच्छी सी खिचड़ी बन सकती है वोडाफोन में ट्रेडर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से आप इसको अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं, एनीवेज पहले से भी है क्योंकि हो सकता है वो, क्योंकि हमने इसको कई बार कवर किया है। तो बोथ द केसेस 7.70 रुपए, अब स्टॉप लॉस है, पहले 60 पैसे था, अब 7.70 रुपए का एक स्टॉप लॉस है जो मेंटेन करके चलना चाहिए अगर आप 9.60 रुपए पर आज के रेट में बायर बन रहे हैं। मेरे जो फर्दर स्ट्रेस टारगेट्स हैं 11, 12 और 14 रुपीज के अभी भी अचीवेबल मुझे लगते हैं। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। अभी कोई जी। इन लेवल्स पे 9.59 9.60 पे कोई रिजल्ट के पहले कोई नई खरीदारी करने की सलाह तो नहीं है ना? थोड़ा रिस्की जाए। काफ़ी रिस्की हो जाएगा कहीं अगर कुछ रिजल्ट में हाँ, कुछ गलत निकल क्योंकि आया। फिर सर्किट ही लगते हैं इसमें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें एलसी यूसी जो है ना वो लगते हैं, वो कहने की नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग जो है ना वोडाफोन के अंदर। चलिए अगली कंपनी पे जरा बातचीत करते हैं। वोडाफोन पे थोड़ा सा संभल करके रहें, बाकी नतीजे आ जाएंगे कल, थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकर के आइए जरा अगली कंपनी जो है सुज़लॉन। सुज़लॉन भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ रहती हैं मैम। इनकी होने वाली है बोर्ड बैठक 12 दिसंबर को, अब से करीब 1 महीने बाद, और यहाँ पर ये कंपनी जो है कई सारे फैसले लेने वाली है। रीऑर्गेनाइजेशन, रिजल्ट के रिक्लासिफिकेशन पर प्रस्ताव पर विचार होगा, और भी कई सारे फैसले महत्वपूर्ण लेने वाली है कंपनी।
मैम ये नतीजे अच्छे रहे, शेयर नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा शेयर में लगातार प्रेशर जो बन रहा है, अब वो काफ़ी सारे दर्शक जो है अब वो कह रहे हैं कि क्या हुआ क्या है सुज़लॉन को। तो मतलब सामान्य तौर पर लास्ट क्वार्टर तक जब भी रिजल्ट आते थे और रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो अब 1-2 दिन तो मतलब 3-4 दिन तूफानी रैली रहती थी, अपर सर्किट। इस बार नहीं चल रहा, क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करें अभी 56-57 पे? देखिए 56-57 पर बायर बनिए और बायर बनिए थोड़े से स्ट्रेच टाइम के लिए, कम से कम आप 9 महीने से लेकर के 2 साल का समय दो, ही अपने हिसाब से चलेगा स्टॉक। इसका नेचर ही ऐसा है विपुल जी कि ये थोड़ा सा चलता है, फिर इसकी एक वाइड रेंज है जिसमें कंसोलिडेट करता है लंबे समय तक, फिर उसके बाद में जैसे उस रेंज को ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी रैली बनती है। अभी जैसे अगर मैं इसके हिसाब से समझू, रिसेंटली जनवरी से लेकर के जनवरी 25 से लेकर के मई 25 तक ये चल रहा था सिर्फ 57 रुपए से 49 रुपीज की रेंज में, ऊपर जाता है नीचे आता है, इसी रेंज में ये काम कर रहा था। एंड इसके बाद जो हाई बना था वो 72 रुपए के लगभग का था। ये समझाना जरूरी है क्योंकि सवाल बहुत आएंगे इसको लेकर के अभी। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक और समय था, मार्च से लेकर के लगभग एक पुराना समय, मार्च से लेकर के लगभग जुलाई का भी एक मंथ ऐसा था जिसमें कि ये 50 रुपए से 35-40 रुपए की रेंज में एक लंबी अवधि तक ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया पूरे रेंज का, मंथली ब्रेकआउट इस पे काम करते हैं, वीकली या फिर डेली वाले नहीं करते। दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बाद जो यहाँ से रैली बनी 50 रुपए के बाद से ये गई लगभग 85 रुपए तक, परसेंटेज वाइज 80% है। तो इसको समय देना पड़ेगा, इसकी चाल आप तो बदल नहीं सकते, ना ही मैं बदल सकती हूँ। अब ये जैसा है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, और अगर वो पटता है, समझ में आता है, तो ही इसमें पैसा लगाना है। अब ये रहेगा, ये पॉजिटिव आउटलुक है। देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस का आउटलुक बहुत अच्छा है, और मोनोपोलिक डुओपोलिक कंपनी है, तो ज्यादा नाम है नहीं इस इंडस्ट्री में, और इसमें ग्रोथ रहेगी, ये बात मान के चलिए। तो यहाँ से अगर आप एक इन्वेस्टर बन रहे हैं, आप ये समझे कि आपको इसमें डाउन साइड या फिर स्लगिश मूवमेंट जिसको बोलते हैं रेंज बाउंड, वो रहेगी इसमें, इसका नेचर ऐसा वाला। लेकिन अगर जब आप ये जैसे ही इस रेंज के बाहर आता है, आज ये 57 रुपए पर है, ये 90 रुपए पर कब आएगा, कितनी फास्ट चला जाएगा, कुछ ही हफ्तों में आपको पता भी नहीं चलेगा। बट फॉर दैट वन हैज टू बी इन्वेस्टेड इन दिस, बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं बन पाएगा, ये मुश्किल बात जाएगी। सो ये आउटलुक क्लियर रखें। अगर आप 57 रुपए पर आज खरीदार बन रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कम से कम आप 40 रुपए का तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन आप टारगेट कर रहे हो 95 रुपीज का टारगेट, अगर एक स्ट्रेच वे में बात करें तो। अगर ये आपको कंफर्टेबल है तो इसमें बायर बन सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि पैसा लगाने से पहले जो एनालिसिस जरूरी है वो कर लें आप, लगाने के बाद तो सिर्फ पेशेंस रखा जाता है। चलिए ठीक है, ये बात आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए सुज़लॉन को लेकर के, तो थोड़ा सा करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए, ये अंबाला जी का कहना है। चलिए फटाफट अगली कंपनी लेकर के आइए और उस पर बातचीत कर लेते हैं। अगली कंपनी जिस पर की खबर है वो है टाटा मोटर्स। आज 1% के आसपास की अब मजबूती आ गई है, तो 411। मैम बहुत टाइम से एक रेंज में है, एक नया एक्विजिशन इन्होंने किया है इटली के अंदर, और इटली सरकार ने टाटा मोटर्स के इस एक्विजिशन को सशर्त मर्जूदी भी दे दी है, नए अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है वहाँ की सरकार ने। 3.8 बिलियन यूरो, लगभग 4.36 बिलियन डॉलर, 436 करोड़ डॉलर में खरीद पर सहमति बन गई है। और आपको बता दें इटली की सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी है इन्वेको के अधिग्रहण का रास्ता अब जो है वो पूरी तरह साफ हो गया है। मैम ये रेंज से बाहर नहीं निकल रहा, क्या करें टाटा मोटर्स, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए टाटा मोटर्स, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लोजर दूंगी कि अभी हमने पिछले हफ्ते ही इसमें लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में करवाई है, और यहाँ से एक क्वार्टर का ऑलरेडी हम स्प्लिट के बाद, डीमर्जर के बाद ऑलरेडी इसमें जो एक मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है वो बन रही है पॉजिटिव। जो डेटा आया है वो पॉजिटिव है, हालांकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है, लेकिन जो एक एस्टिमेट चल रहा है मार्केट में कि जो ऑटो सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिविटी, हम टाटा मोटर्स के पर्सनल व्हीकल सेगमेंट की बात हो रही है, टाटा मोटर्स पीवी पर्सनल व्हीकल की आज बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि डिमर्जर हो चुका है, लिस्ट होगी अगली कंपनी नवंबर वगैरह में, तो तब उसको देखेंगे, यानी इसी बीच में शायद से। यहाँ से डिस्क्लोजर के बाद अब यहाँ से जो व्यू बनता है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आज अगर आप एक रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ही डिफाइंड और छोटा है, जिसके अगेंस्ट में पॉसिबिलिटीज जो है गेन की वो काफी अच्छी बनती है।
तो 412 पर लेना चाहे ले सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं अगर आप, तो आप इसको 440 के बाद भी, 440 इज द फर्स्ट टारगेट जो अचीवेबल है, तो 440 के बाद भी अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा समय देने पर आपको एक अच्छा गेन यहाँ पर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बाय। आप 440 का वेट करिए, 475 का वेट करिए और इसके बाद भी आप इसको होल्ड कर लीजिए, पैसा बना के दे देगा ये। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा फटाफट जो है स्क्रीन पर, और वहाँ देखते हैं क्या कुछ खबरें जो है निकल करके आई है। और अगली कंपनी जो है वो है मारुति। अच्छा, टाटा मोटर्स के बाद अब आ गया मारुति। मारुति में जो है सुजुकी मोटर गुजरात का मारुति सुजुकी इंडिया में मर्जर को मंजूरी दे दी गई है। एनसीएलटी दिल्ली बेंच ने एसएमजी का पेरेंट कंपनी में मर्जर को मंजूरी दी है और कंपनियों की ज्वाइंट याचिका पर एनसीएलटी ने यह फैसला सुनाया है। ट्रांसफर स्कीम की अपॉइंटमेंट डेट 1 अप्रैल 2025 तय की गई है। चलिए इस बीच जो है मारुति को लेकर के आते हैं, ये भी इंट्राडे हाई के आसपास 0.25% के आसपास की मजबूती। मैम, टिप्पणी आपकी क्या रहेगी मारुति को लेकर के? बाय है, यहाँ से बाय करिए, रिस्क बहुत छोटा सा है। एक इंट्राडे स्टॉप लॉस लगा, स्विंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 15,140 पर, और अभी ये 15,600 के पास में है। टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिए स्विंग ट्रेडिंग में भी 15,850 का मिनिमम, और इसके बाद अगर आप इसको रख सकते हैं एट अबव द कॉस्ट तो आप इसको लगभग 16,200 के लिए भी रख सकते हैं। सो स्विंग के लिए भी बायबल है और शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो भी बायबल है। चलिए, ये बात मारुति को लेकर के आई है। अब जरा एक और कंजम्पशन स्टोरी से जुड़े हुआ शेयर लेके आते हैं, वो है हैवेल्स। हैवेल्स पे क्या खबर है जरा स्क्रीन पर देखते हैं। एचपीएल ग्रुप के साथ चल रहे ट्रेडमार्क विवाद जो इनका था उसको जो है सुलझा लिया गया है, समाप्त किया गया है। आज आधे % के आसपास की मजबूती। हैवेल्स के नाम को लेकर के थोड़ा एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस कंट्रोवर्सी को इन्होंने निपटाया है। चलिए इस बीच जो है समझौते के तहत हैवेल्स एक मुश्त 129.6 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। आज करीब करीब आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। एचपीएल ग्रुप भविष्य में इस नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये भी कहा गया है। मैम 1457 1457 के आसपास चल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें बायर हूं, मतलब अगर नजर आउटलुक समझ रहे हैं तो इसमें बाइंग का बनता है। बहुत ही अच्छे लेवल पर ये अभी अवेलेबल है। साथ में जो 130 करोड़ के लगभग की ये जो भुगतान है, जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 90 करोड़ से पार हो चुका है, उसके लिए एक अमाउंट जो है छोटी अमाउंट बनती है। साथ में आपको ये भी समझना है कि 90 करोड़ की इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% का गेन भी लिया है, तो इसके पास प्रॉफिट है। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लगभग, अगर हम देखें तो लगभग 12-13 हजार करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो इन टर्म्स ऑफ जब बात आती है लीगल केसेस में, तो ये बड़ा कंसर्न था जो कि रिजॉल्व हो गया, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये इसको एक रिलीफ देने वाला है। तो ये एक न्यूज जो है पॉजिटिव है और जो हमें प्राइस में भी दिखेगी आगे। नाउ यहाँ 1457 पर ये भी चल रहा है, और यहाँ से एक अगर हम बाइंग का व्यू लें तो हमें कम से कम यहाँ पर 1550 का एक पहला टारगेट आते हुए दिखता है, और यहाँ इसके बाद 1680 का भी एक टारगेट मिलेगा। लेकिन इसमें आपको एक मुश्त में अगर आप ऐसा लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक बार पॉसिबल है, चांसेस बनेंगे कि ये वापस से ड्यू टू सर्टेन रीजन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर ये आपको 1390 के पास वापस मिले, जो कि इसका रीसेंट सपोर्ट है टेक्निकल प्राइस पर अगर बात करूं तो वहां थोड़ा बहुत एड ऑन करने की हिम्मत रखिएगा। कंबाइंड स्टॉप लॉस रखिए 1350 पर और टारगेट्स के लिए वेट करिए, इसमें जगह है। इसमें जगह है। चलिए हैवेल्स के बाद अशोका बिल्डकॉन ले आते हैं। एक बड़े ऑर्डर की खबर है, 539 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेडेशन का वर्क ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर बड़ा है, मतलब 500 करोड़ अशोका बिल्डकॉन के लिए 1% के आसपास की, 0.25% के आसपास की। मैम 200 के आसपास कैसा लग रहा है अशोका बिल्डकॉन? 200 के आसपास ले सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर लिमिट रखिएगा। उसका रीजन सिर्फ एक है कि कंपनी न्यूज के बेस पर रिएक्ट 5,000 करोड़ की 5,500 करोड़ की कंपनी है, इस मायने से थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर रखिए। लेकिन एक और चीज है, अमूमन अगर पैसा बनता है, अगर कंपनी फंडामेंटल ठीक है, बैलेंस महंगी नहीं है, फाइनेंशियल्स ठीक है, तो ऐसी जगह पर जनरली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देती है। तो यहाँ पर रिस्क लेना बनता है, तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट है
मार्केट वैल्यू से कम है इसकी फिलहाल अभी सेक्टर से, और प्राइस चार्ट भी जो बता रहा है उस वहां पर भी आपका जो रिस्क है वो छोटा है। तो 201 के पास में ये अभी है, 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट एक्सपेक्टेशन 220 से लेकर के 265 की रख चलिए, सकते हैं। ठीक मैम। मैम एक दो रिजल्ट जरा फटाफट देख लेते हैं, फिर आईपीओ बाजार के लिए हर्ष आ चुके हैं हमारे पास, उस पर बात करेंगे। नाल्को जरा देख लीजिए, आज सुबह से काफ़ी अच्छी तेजी है। दो चीज़ों का फायदा मिल रहा है आज की इस तेजी में। एक तो हम देख रहे हैं कि जो यूएस शटडाउन है वो समाप्ति की बात हो रही है, उसके चलते आज मेटल पैक में अच्छी मजबूती है और नतीजे काफ़ी नाल्को के अच्छे रहे। 36% की मजबूती प्रॉफिट में रही है, 1430 करोड़ रुपए। रेवेन्यू जो है 31.5% बढ़ा है, एबिटा करीब 25%। मार्जिन्स पे भी काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं और नाल्को आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी 258 पे 10% की तेज़ी। मैम क्या अभी खरीद सकते हैं क्या नाल्को को? देखिए, खरीदिए सिर्फ तब जब आप इसको आज से लगभग 6 से 12 महीने होल्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि पीएसयूज में वैल्यूएशन की वजह से, अच्छे रिजल्ट्स की वजह से अभी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी चलना शुरू हो चुके हैं बहुत सारे स्टॉक्स अभी से, तो वहां पर अगर आप अभी एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है, आपकी अवधि स्टॉप लॉस जाने दीजिए, लेकिन आपका जो नजरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो आप 6 से 12 महीने होल्ड करेंगे तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता कि अब इसमें हिट होने वाला है, यहाँ से 220 का भाव अब नहीं आएगा डाउन द लाइन 1 ईयर। तो मेरे हिसाब से इसमें बायर बना जा सकता है और आप स्टॉप लॉस टारगेट आप एक्सपेक्ट करें यहाँ से लगभग 280 का पहला, एंड अगर मैं एक और स्ट्रेच टारगेट की बात करूं तो 320 तक ही आराम से जाएगा। ये तो जल्दी हो सकने वाले टारगेट है। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो ट्रेल करके रख सकते हैं, 1 साल का अगर नजरिया है कंप्लीट तो। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी जो है मैम, जिसमें आज हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स पे काफ़ी हमारे पास क्वेरी रहती है। आज जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी धुआंधार रहे हैं, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया मैम। रेवेन्यू में अगर हम देखें तो 30% की ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 29.7। एबिटा 55% से ज़्यादा बढ़ा है, 497 के करोड़ के आसपास, और मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है। कल्याण ज्वेलर्स पे काफ़ी दिनों से काफ़ी सवाल आ रहे थे, बहुत लोग बायर बने हुए हैं, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स को अभी क्या होल्ड करना चाहिए, नतीजों के बाद क्या खरीदना चाहिए, और इतने अच्छे रिजल्ट के बाद चल क्यों नहीं रहा शेयर? देखिए, कई बार क्या होता है कि डर रहता है, अक्सर रिजल्ट अच्छे हैं, नतीजे अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स कंपनी की जो ग्रोथ की अगर बात करें तो वो भी वहां पर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं गोल्ड सेगमेंट को लेकर के एक मिसकंसेप्शन भी है मार्केट में। उससे भी ज्यादा एक और चीज है कि इतना सब कुछ अच्छा है तो चल क्यों नहीं रहा, तो वहां पर एक मेजर बात आ जाती है वैल्यूएशन की। ये सब कुछ अच्छा आप किस भाव पे करवा रहे हो, तो इस चीज को समझने के लिए आज इसका सेक्टर लगभग 24 के मल्टीपल पर है और ये कंपनी लगभग 56 के मल्टीपल्स पर है। तो इतना अच्छा इस भाव पे, इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट को नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। दैट इज द ओनली थिंग कि इसको ये टाइम दे रहे हैं, दैट्स ऑल। वही एक चीज है जिसकी वजह से ये करें क्या मैम इसमें अभी? इसमें बायर बना जा सकता है। अभी आप इसको 510 के भाव पर खरीदिए अगर आपका आउटलुक थोड़ा सा होल्ड करने लायक है, और टारगेट जो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे मेरी नजर में तो 510 से सीधा 600 की छलांग मारेगा ये, तो 600 के लिए इसको खरीदा जा सकता है। उसके बाद 720 तक बड़े टारगेट से ये, इसके बाद 720 तक भी होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा थोड़ा डीपर 460 पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन के रिजल्ट कैसे लगे आपको? क्या वहाँ पे कोई गुंजाइश है? काफ़ी तेज़ी आ चुकी थी फ्राइडे के सेशन में, अब 5% से ज़्यादा टूट गया है, और कितना गिरने के बाद आपको लगता है यहाँ पर बायर बनना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आप इसको 250 के भाव पर भी खरीद रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो बन सकती है वो 230 तक ही बन सकती है। तो धीरे धीरे मोड पर खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्राइस एक बार तो आएगा। तो आप चाहे तो आज ग्रेजुअल मोड पर, ताकि आप इसको ट्रैक कर सकें, 250 पर खरीदे कुछ, और 230 तक ये जो 20 रुपए की रेंज है ये बायएबल रेंज है। इसमें जो टारगेट दोबारा बनेंगे वो 300 ऑनवर्ड्स ही बनेंगे पहले टारगेट्स, और स्टॉप लॉस जब लेकर के चलें आप 210 इज मोर देन इनफ, जो कि लगता नहीं है कि जल्दी आएगा। मतलब ये पहले टारगेट हिट करेगा तब नीचे के भाव पर कभी आया किसी रीजन से तो हो सकता है, बट इट इज गुड। ठीक मैम, चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।